हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यूपीटीजीटी हिंदी का 2010 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से अपने प्रश्नों पर आते हैं। और लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मनोज। मनोज कामदेव का पर्याय है। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में यौगिक शब्द छांटिए। यौगिक शब्द बताना है। दशानन, परोपकार, चतुर्मुख, गोपाल। तो दशानन, चतुर्मुख और गोपाल ये तीनों योग रूढ़ हैं, लेकिन परोपकार क्या है? परोपकार हमारा यौगिक शब्द है। तीसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? ऐसी कौन सी ध्वनि जो अघोष भी हो और अल्प प्राण भी हो? तो झ क्या है? ये तो महाप्राण है। ज ये अघोष नहीं है, सघोष है। ठ ये भी महाप्राण है। लेकिन क और त ये क्या है? ये अघोष है और अल्प प्राण भी है। ठीक, तो पहला और दूसरा ये अघोष होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होते हैं। अगला है हमारा पांचवें नंबर का प्रश्न, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। उक्त दोहे में अलंकार कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा असंगति अलंकार। असंगति अलंकार, इसकी परिभाषा ये है कि कार्य कहीं हो रहा है और कारण कहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? असंगति अलंकार। छठवें नंबर का प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग ये कितने खंडों में विभक्त है? तो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, ये 3 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ऑप्शन बी। 7वां नंबर का है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो दूसरा ताजमहल लिखने वाली हैं नासिरा शर्मा। ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया? ऐसा करने वाले हैं सुनीति कुमार चटर्जी। ऑप्शन ए। आगे बताएंगे, कैंची। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो कैंची जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है हमारा। कैंची तुर्की। आगे संधि है। 10वें नंबर का प्रश्न, यदि ए, ऐ, ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय, आय, अव, आव हो जाता है। तो यह संधि कौन सी है? ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उनका ऐ, आय, औ, आव हो जाता है अयादि संधि में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का, श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? तो श्रीराम शर्मा की बोलती प्रतिमा की विधा है रेखा चित्र। क्या है? रेखा चित्र। ऑप्शन ए। 12 नंबर देखते हैं, भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण सादृश्य है, या भाषा पैतृक संपत्ति है? तो असत्य बताना है। असत्य हो जाएगा भाषा पैतृक संपत्ति, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सामाजिक संपत्ति है।
13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। शहर में कोई किसी की जाति नहीं पूछता, शहर में लोगों की जाति का क्या ठिकाना है, लेकिन गांव में बिना जाति के आपका पानी नहीं चल सकता। यह कथन किस रचना से लिया गया है? तो ये कथन लिया गया है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल से। ऑप्शन डी। ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ब्रज भाषा आधुनिक कालीन कवि ये हो जाएंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक, जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा के कवि हैं आधुनिक कालीन के। अगला 15 नंबर का प्रश्न है, हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरि बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। किसकी? मृदुला गर्ग। ऑप्शन सी। आगे लोकोक्ति बताना है कि भई गति सांप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो भई गति सांप छछुंदर केरी का अर्थ होगा दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन सी। आगे आते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावगी। ऑप्शन डी। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ या नीलकंठ? तो भवभूति का मूल नाम था श्रीकंठ। नीलकंठ क्या था? इनके पिता का नाम था। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ था और इनका मूल नाम था श्रीकंठ। दामोदर किसका नाम था? दामोदर भारवी का नाम था। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? राम की गाय बहुत काली है, काली बताना है क्या है? तो काली है विशेषण, क्योंकि ये गाय की विशेषता बता रही है, काली विशेषण। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, इस पंक्ति का संबंध किससे है? किस लेखक ने लिखा है? तो इसका संबंध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। ऑप्शन डी। अगला 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो लिपि सुधार परिषद 1953 की अध्यक्षता करने वाले थे तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब आते हैं, कौन सा प्रश्न था हमारा? हाँ, 21 का हो गया। 22 नंबर का देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, किससे माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मी से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है, मिलान करना है। कौन सा शब्द किससे संबंधित है? संकल्प, सूरज, काका, मोटर। तो सूरज, सूरज क्या है? तद्भव है। और मोटर विदेशी है, काका देसी है और संकल्प क्या है? तत्सम है। तो ऑप्शन हमारा बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन सी। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है? यामा, दीपशिखा, नीरजा, आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार इनकी रचना नहीं है, ये अज्ञेय की। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ मिला था और आंगन के पार द्वार पर अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी मिला था। ठीक, तो ये यामा, दीपशिखा, नीरजा महादेवी वर्मा की है, लेकिन आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है।
25 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। कौन है लेखक इसके? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रिय प्रवास समय है 1914 ईस्वी, सर्ग है इसमें 17 सर्ग प्रिय प्रवास में है। आगे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से व्यंग्यकार नहीं है? रविन्द्रनाथ त्यागी, अज्ञेय, लतीफ घोंघी, हरिशंकर परसाई। तो अज्ञेय जी व्यंग्यकार नहीं है, बाकी तीनों व्यंग्यकार हैं। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का क्या नाम है? माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र, रेखाएं बोल उठी या दीप जले शंख बजे। तो देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है रेखाएं बोल उठी। माटी की मूर्तें बेनीपुरी का, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का और दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का क्या नाम है? तो विष्णुकांत शास्त्री की जो प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति है वो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। निम्न में से कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? बतानी है कौन सी जो रचना है वो जीवनी विधा से संबंधित नहीं है। बस 84 वैष्णवन की वार्ता ये तो है। बसेरे से दूर ये आत्मकथा है। भक्तमाल ये भी जीवनी है और मालवीय जी के साथ 30 दिन ये भी। बसेरे से दूर आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को बताना है। तो इनके 4 उपन्यास हैं। बचपन, जिसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं बचपन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये किसके हैं? तो ये तो निराला के हैं। झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या ये यशपाल के हो गए। सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा और आत्मदाह ये चतुर्सेन शास्त्री का है। हजारी जी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार द्विगु समास। अशुद्ध वाक्य बताना है। इसमें से 4 वाक्य दिए गए हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो ऑप्शन बी कच्चे तेल की कीमत घट गया है ये अशुद्ध है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? घट गई है। कीमत स्त्रीलिंग है तो इसके साथ ये लगेगा गई है। आगे बताना है कि निष्फल न होने वाला शब्द क्या कहलाता है? जो कभी निष्फल ना हो उसके लिए हो जाता है अमोघ। 9 दिन चले 2.5 कोस, क्या तात्पर्य है? तो 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। भवभूति की रचना का क्या नाम है? तो भवभूति की रचना का नाम है उत्तर रामचरितम। अगला प्रश्न है 36 नंबर का, संस्कृत में अनुवाद करना है। हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? वयम भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म, वयम भारत राष्ट्रे नागरिकाः अस्ति, वयम महतः भारतस्य नागरिकाः स्म, वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। वयम महतः राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म,
हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं। अगला है कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो प्रेम वाटिका लिखने वाले हैं रस खान, ऑप्शन ए। 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं बताना है? अरविंद, सतदल, सरसिज, अमीय। तो अमीय कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये अमृत का होगा, ऑप्शन डी। आगे बताएंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, देखो ज्ञानाश्रयी के तो रैदास भी हैं, गुरु नानक भी हैं, लेकिन प्रमुख पूछा है कि प्रमुख कवि कौन है? प्रमुख हो जाएंगे कबीरदास। आगे आते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय, प्रेमलोक। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी, 1933 में प्रकाशित हुआ था और अंतिम नाटक है प्रसाद जी का ये। इनके और भी नाटक देख लेते हैं। विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या रात। तो अंधकार क्या है? तत्सम, बाकी सब तद्भव हो जाएंगे। 42 नंबर का प्रश्न कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ कौन सा है? हरिऔध जी ने कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा? तो इन्होंने लिखा था चोखे चोपदे। ठीक, चोखे चोपदे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। कनुप्रिया, ये तो है धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती। पथिक, राम नरेश त्रिपाठी का। और वासवदत्ता किसका है? तो वासवदत्ता है सोहन लाल द्विवेदी का। आगे आते हैं, बताना है कि अज्ञेय की रचना कौन सी है? अज्ञेय की रचना है हरी घास पर चढ़कर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर के प्रश्न में निबंध बताना है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध रचित है किसके द्वारा? तो अशोक के फूल लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रकाशन वर्ष है इसका 1948 ईस्वी, ऑप्शन बी हजारी। अगला प्रश्न है 45 नंबर का, अनामिका। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका जो काव्य संग्रह है ये लिखने वाले हैं निराला जी। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दुः प्लस प्रकृति, दुष्प्रकृति, ऑप्शन बी। दुः प्लस प्रकृति, ये विसर्ग संधि है, दुष्प्रकृति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं विद्यापति जी। आगे बताएंगे कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द कौन सा है? हस्तक्षेप कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी हस्तक्षेप, ये शुद्ध है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? यानी कि कौन सी कृति, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सुरसारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर ये तीनों हैं, लेकिन दोहावली इनकी नहीं है। दोहावली तुलसीदास जी की है। आगे बताना है कि आंसू कैसा शब्द है? आंसू, आंसू तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या बनेगा? इसका तत्सम बनेगा अश्रु, अश्रु।
ऑप्शन बी आंसू क्या है? तद्भव। 51 नंबर का प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य जी। ऑप्शन बी। 52 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना करने वाले हैं वल्लभाचार्य। ठीक, आगे देखते हैं कि आनंद कादम्बिनी ये जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इन्होंने दो पत्रिकाओं का संपादन किया था, एक आनंद कादम्बिनी थी और दूसरी थी नागरी नीरद। आगे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? अष्टछाप में आने वाला कवि कौन नहीं है? तो नंददास, परमानंद दास, छीत स्वामी, ये तीनों हैं लेकिन हरिव्यास देव नहीं है। ऑप्शन डी। 55 नंबर देखेंगे, बादल राग के रचयिता कौन है? तो बादल राग कविता लिखने वाले हैं निराला। बादल कविता पंत की है और बादल राग निराला की। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? विधा बतानी है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो ये है इनका आत्मकथा। इनकी आत्मकथा 4 भागों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, इनकी 4 आत्मकथाएं हैं। अगला देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न, अज्ञेय की असाध्य वीणा ये किस प्रकार की काव्य कृति है? तो जो असाध्य वीणा है ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता है अज्ञेय जी की। जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहां कौन सा अलंकार होता है? कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो वहां पर विभावना अलंकार हो जाता है। अगला है, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी के हुए उर्वशी सुजान। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। अगला प्रश्न है 60 नंबर का, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदिनी कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी कुमुदिनी। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये शुद्ध वर्तनी है कुमुदिनी। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है ये लीलाधर जगुड़ी की रचना है और विधा पूछी है तो ये क्या है? ये कविता है। ठीक, जगुड़ी की कविता है नाटक जारी है। गंगा का एक नाम क्या है? गंगा का एक नाम और क्या है? तो गंगा का एक नाम है विष्णुपदी। हंससुता किसका हो जाएगा? हंससुता यमुना का पर्याय है, लेकिन विष्णुपदी गंगा का है। पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? भोजपुरी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी है, लेकिन भोजपुरी क्या है? भोजपुरी बिहारी हिंदी है। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? तो रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले हैं आचार्य शंकु। ऑप्शन डी। 65 नंबर के प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। नहीं पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा पानी। पानी क्या है? पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है। निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो निशीथ का अर्थ क्या होगा? अर्धरात्रि का समय। ऑप्शन ए।
झूला नट, झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो झूला नट लिखने वाली हैं मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है झूला नट। इनका उपन्यास है इदन्नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी। ठीक, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। आगे आते हैं हम 68 नंबर के प्रश्न पर। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? तो उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले हैं केदारनाथ सिंह। आगे बताएंगे कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कौन सा कवि प्रेम मार्गी कवि नहीं है? सूरदास जी। सूरदास जी कृष्ण काव्य धारा में आने वाले कवि हैं, बाकी तीनों प्रेम मार्गी कवि। सही युग्म बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। काले टोपी, सुनहरी पत्ता, दुबला पतला लड़का या उड़ता हुआ चिड़िया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दुबला पतला लड़का। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और सही कूट से सही उत्तर बताना है। कालिदास की रचना कौन सी है? ऋतु संहारम है, भवभूति की उत्तर रामचरितम है, दंडी की 10 कुमार चरितम है, बाण भट्ट की कादंबरी है और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 4 2 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा या रजा। तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग? ऑप्शन ए मजा। 72 नंबर के बाद आते हैं हम 73 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न ने पूछा है कि हिंदू मग पर पांव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। यह उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो बताएंगे कौन से कवि की ये पंक्तियां हैं। तो ये है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से, ऑप्शन सी। अनुराग बांसुरी में ही नूर मोहम्मद ने लिखा है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, काजो बहुते हिंदी भाख्यो। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? तो सबसे बड़ा सिपहिया लिखने वाले हैं वीरेंद्र जैन, ऑप्शन ए। 75 नंबर कथन है, जब हम प्रीति, उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो यह कथन लिया गया है घृणा से। शुक्ल जी का निबंध है घृणा, वहीं से यह कथन लिया गया है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? जोंक एकांकी किस प्रकार का है? तो ये सामाजिक व्यंग है। आगे आते हैं 77 नंबर के प्रश्न पर। बताएंगे कि छायावाद की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? तो छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था, झरना। अब है 78 नंबर। इसमें बताएंगे कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। क्रिया विशेषण बताना है जो कि ऑप्शन सी में है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? वियोगी हरि का वास्तविक नाम था हरि प्रसाद, ऑप्शन बी। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागार्थ, ऑप्शन डी। आगे बताएंगे
कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके लिखा था श्रृंखला की कड़ियां, ऑप्शन बी। स्त्री विमर्श का क्या उद्देश्य है? स्त्री अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, या फिर इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन? तो हिंदी का पहला गीति नाट्य बताना है। ठीक, पहला गीति नाट्य और उसकी प्रथम रचना और उसके रचनाकार। पहला गीति नाट्य है करुणालय और रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन लिखने वाले हैं किशोरीदास वाजपेयी। केवल शब्दानुशासन होता तो हेमचंद का है, लेकिन हिंदी शब्दानुशासन पूछे तो किशोरीदास वाजपेयी का। अगला प्रश्न है कि भला मैं क्या कर सकता हूं? वाक्य में भला शब्द क्या है? तो भला मैं क्या कर सकता हूं, इसमें भला क्या है? अव्यय है। ऑप्शन डी। वोल्गा से गंगा, ये किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। ये क्या है? कहानी है। वोल्गा से गंगा कहानी विधा की रचना है राहुल सांकृत्यायन की। इनकी और कहानियां हैं जीने के लिए, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी। ठीक, ये उपन्यास है। सिंह सेनापति, जय अधे, मधुर स्वप्न, विस्मित यात्री, सप्त सिंधु। आगे आते हैं 87 नंबर के प्रश्न पर। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है। इन रचनाओं में कौन सा ऐसा समूह है जो शुक्ल की रचनाओं का है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। आगे आते हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। अगला है 89 नंबर का प्रश्न, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे ये तीनों मोहन राकेश के नाटक हैं, लेकिन कन्यादान पूर्ण सिंह का निबंध है, ये मोहन राकेश का नहीं है। आगे बताएंगे कि दृश्य काव्य की विधा कौन सी है? दृश्य काव्य की विधा है नाटक, जिसको देखा जा सके वो क्या है? नाटक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा है आचार्य भामह की। नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? नहुष नाटक लिखने वाले बाबू गिरधर दास, इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो ये भारतेंदु के पिताजी थे। ऑप्शन ए। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? बताना है कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो इसमें से चतुर्भुज दास जो हैं वो इनके शिष्य नहीं है, ये विठल नाथ जी के शिष्य थे, बाकी तीनों वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। अगला है 94 नंबर का, प्रति प्लस आरोपण, इसकी संधि क्या बनेगी? तो प्रतिधन आरोपण बन जाएगा प्रत्यारोपण। ऑप्शन सी। अजायब घर, अजायब घर कैसा शब्द है? देसी है, विदेशी है, तद्भव है या फिर संकर है? तो अजायब घर क्या है? संकर है, क्योंकि अजायब जो है वो अरबी है।
अजायब, अजायब है अरबी। और घर क्या है? घर है तद्भव। जब दो शब्द मिल करके मिल जाते हैं एक साथ, अरबी और तद्भव दोनों को मिला करके क्या बनाया गया? अजायब घर। तो ये क्या बन जाएगा? संकर शब्द। इनको कहेंगे हम संकर शब्द। ऑप्शन डी। देखते हैं 96 नंबर का प्रश्न। दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का क्या नाम है? तो दंडी का काव्यशास्त्री ग्रंथ है काव्यादर्श। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि किस संधि का उदाहरण है? तो दैत्यारि है स्वर संधि का उदाहरण। दीर्घ संधि है इसमें, स्वर संधि। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि। कह धन अपि की संधि क्या होगी? तो कह धन अपि की संधि होगी कोपी। इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन डी कोपी। राम दशरथ के पुत्र थे, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा? रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम दशरथ के पुत्र थे। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। यहाँ विसर्ग टाइपिंग मिस्टेक है। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्, ऑप्शन ए। ज्ञानिभिः सार्थं कदापि न दुह्यते, इसका अनुवाद क्या होगा? ज्ञानिभिः सार्थं कदापि न दुह्यते, तो इसका होगा ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानिभिः सार्थं, ज्ञानी के साथ, कदापि कभी भी, दुह्यते माने बैर नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनि हो जाएगी क ख, ये कंठ ध्वनि है। च ज ये तो तालव्य है। ट अड़ा ये मूर्धन्य है और ये तस्थ है। आगे हमें तत्सम बताना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो इसमें से तत्सम है गोधूम। इसका तद्भव क्या बनेगा? गेहूं। और पड़ोसी का तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम बनता है प्रतिवेशी। पड़ोसी का तत्सम है प्रतिवेशी। ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो बैंक है अंग्रेजी शब्द, मुंह क्या है? तद्भव। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही ये तद्भव शब्द है। बाकी सभी क्या है? तत्सम है। 104 नंबर का प्रश्न है, शैतान की आंत का अर्थ क्या होगा? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन सी। आगे आते हैं 104 नंबर के प्रश्न पर। कहाँ गया? हाँ यहाँ पर है 104। 4 हो गया 5। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रुपस्वामिनी, करबला। तो तीनों इनके हैं, लेकिन करबला इनका नाटक नहीं है। करबला किसका है? प्रेमचंद का। करबला नाटक प्रेमचंद। ऑप्शन सी। निम्न पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, क्रुद्ध कपि विषम। ये किस कविता से ली गई है? तो ये ली गई है राम की शक्ति पूजा से। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा से ये पंक्ति उद्धृत है। आगे दिया है कि कविता क्या है? ये निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो कविता क्या है? निबंध को लिखने वाले हैं
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर है 108 नंबर का, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कविता पत्रिका को संपादक करने वाले कौन थे? अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। नई कविता को प्रकाशित करने वाले थे जगदीश गुप्त। एक 109 नंबर का प्रश्न कहाँ गया? यहाँ पर, चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, रचयिता है मुक्ति बोध। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक में आने वाले कवि हैं ये। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीसरा सप्तक में आने वाले कौन कौन थे? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी थे, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये 7 कवि हैं जो तीसरे सप्तक से संबंधित है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ है। ठीक, पंक और ज दो मिलाकर के एक नया शब्द बना रहे हैं पंकज, ये है योग रूढ़ शब्द। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऑप्शन ए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र 1826 में कलकत्ता से। कौन सा पत्र था वो? उदंत मार्तंड था। पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। 114 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो इसके लिए सही लोकोक्ति हो जाएगी, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो महापुराण, ऋकुमार चर्यु, जसहर चर्यु, ये तीनों इनकी हैं, लेकिन पौन चर्यु किसकी है? स्वयंभू की है। अगला है, सुख दुख के बीच लगने वाला जो ये चिन्ह है ये कौन सा है? तो सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह ये योजक चिन्ह है। ये जिसमें जानने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसमें जानने की इच्छा हो वो जिज्ञासु कहा जाएगा। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो मिलान में क्या है? इसमें तो उपसर्ग नहीं है, पहले ही मिल गया। इसमें आन प्रत्यय है, मिलान में आन प्रत्यय हो जाएगा। सुपुत्र में सु उपसर्ग है, अधर में अ उपसर्ग है और सुकर्म में सु उपसर्ग है, लेकिन मिलान में कोई उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय है। 120 नंबर का, स्फूर्ति। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव होगा फुर्ती। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है? विमर्श। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन डी। पराधीन सपने हो सुख नाही पंक्ति लिखी गई है किसके द्वारा? ये लिखी गई है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। पराधीन सपने हो सुख नाही, गोस्वामी तुलसीदास।
इनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कवितावली जिसे कवित्रामायण भी कहते हैं, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, परवै रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कारक बताना है, कौन सा कारक है? तो अलग होने का भाव है इसमें। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान कारक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? इसमें भी उपसर्ग बताना है कि किसमें उपसर्ग है। दशक, पराजय, लालिमा, कारीगर। तो इसमें उपसर्ग, पराजय में तो परा उपसर्ग है। हाँ, इसी में ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी किसी में उपसर्ग नहीं है। दशक में भी उपसर्ग नहीं है, अक प्रत्यय है, लालिमा में इमा प्रत्यय है और कारीगर में भी प्रत्यय है। लेकिन ऑप्शन बी पराजय में क्या हो गया? परा उपसर्ग है। आचार, आचार का विलोम क्या होगा? तो आचार का विलोम हो जाएगा अनाचार। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 125 नंबर हमारे यहाँ पर, 125 प्रश्न हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। ये 2010 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया। बहुत आसान पेपर था, अच्छा था। आप लोगों ने अपना मूल्यांकन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो सभी क्लासें प्लेलिस्ट में है, वहां से जाकर के आप इनको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, और जाते जाते क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करके जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद।